नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो कोई भी वस्तु कितने तरीके से अलग अलग तरीके से मोशन कर सकता है, उसी नंबर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे in which a system can move without violating the constraints may be imposed on the system तो यही है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच ए सिस्टम कैन मूव विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्ट्रेंट, जो कि मे बी उसमें अप्लाइड होते हैं, इम्पोज होते हैं। तो इसी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज को ही हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल independent variable by which we can describe the motion of a system, या फिर आप कहें पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन of a system are called degree of freedom। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बाय विच we can describe the position and configuration of system are called degree of freedom, जिसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं DOF। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे DOF लिख देते हैं। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पार्टिकल है वो स्पेस में मूव करने के लिए फ्री है, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होता है? 3 कोऑर्डिनेट। चाहे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चूज करें या फिर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट चूज करें, कोई भी, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट चुने तो r, थीटा और फाई। ठीक है, लेकिन अगर इसी पार्टिकल में, सिंगल पार्टिकल में अगर हम कांस्टेंट अप्लाई कर दें कि वो एक प्लेन पर ही किसी सीधी रेखा या फिर किसी कर्व के अलोंग मोशन कर सकता है, जैसे कि इस बोर्ड को हम प्लेन मान के चलें और ये है हमारा कर्व, तो इस कर्व पर ही कोई वस्तु मोशन कर सकती है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वो है थीटा। जैसे कि या फिर अगर हम एक लाइन लेके चले, सपोज मैं एक लाइन लेके चलती हूँ जैसे कि अबेकस का, और इसमें एक बीड है, तो ये सिर्फ आगे पीछे मोशन कर सकती है। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें इसे डिस्क्राइब करने के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स की, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन को बताता है इस बीड का वायर में। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हम लेके चलते हैं कि सपोज ये तो एक पार्टिकल की थी, एक पार्टिकल के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। सपोज कि कोई सिस्टम n पार्टिकल रखता है और सारे पार्टिकल्स फ्री हैं अपना मोशन करने के लिए, तो n पार्टिकल के लिए हमें कितना जरूरत पड़ेगा? 3 × n, यानी कि 3n कोऑर्डिनेट्स किसी भी पार्टिकल सिस्टम जिसमें n फ्री पार्टिकल्स हैं उसे डिस्क्राइब कर सकता है, उसके मोशन को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, इफ सिस्टम हैज 1 पार्टिकल एंड नो कांस्टेंट इम्पोज्ड, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि नंबर ऑफ मिनिमम पॉसिबल कांस्टेंट independent coordinate describe the motion of system is 3. If system has n particles and no constant imposed, then minimum possible number of independent coordinate that describe the motion of system is 3n,
freedom is 3n. Third condition, if system is subjected to k independent constraints expressed in k equation of the form this, यानी कि g1, जहाँ पर g1 किसका किसका फंक्शन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 and so on zn और पॉसिबिलिटी टाइम t. इसी तरीके से g2 भी फंक्शन है इन सारी कोऑर्डिनेट का एंड सो ऑन, gk भी फंक्शन है और सारी इक्वलिटी में ये k हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अगर k कॉन्स्टेंट्स हम किसी सिस्टम पर अप्लाई कर देते हैं जो कि n पार्टिकल्स रखता है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिस्टम इज 3n माइनस k. तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं. अब सोचने वाली बात यहाँ पर एक आएगी कि अगर मतलब हम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो हम वी कंक्लूड दैट इम्पोजिंग ए कांस्टेंट ऑन द सिस्टम इज a way of simplifying the problem mathematically so that the number of equation are minimized in the same number of degree of freedom. यानी कि अगर हम किसी सिस्टम पर कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो कम हो जाता है और किसके बराबर हो जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर ही. यानी कि अगर कोई सिस्टम एक ही पार्टिकल रखता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है और उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे 3 ही रहेंगे. तो किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कांस्टेंट के थ्रू सिंप्लीफाई किया जा सकता है. अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या रिजिड बॉडी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम इसी तरीके से निकाला जा सकता है. यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई एक रिजिड बॉडी है, सपोज ये पेन ही अगर आप सपोज लेके चलें, तो अगर इसमें मैं कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ एक कर्व में मोशन करेगा या एक सीधी लाइन में मोशन करेगा, ये एक स्पेस में है और किसी भी तरीके से मोशन कर सकता है, फ्री है मोशन करने के लिए. तो क्या, और सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि ये रिजिड बॉडी n पार्टिकल से बना हुआ है, तो क्या इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगा जैसा कि सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है. क्या इसका आंसर यही है 3n? सोचना है आपको. तो इसका आंसर है नहीं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n नहीं होगा. हालांकि इसमें हमने अलग से कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी जो होती है उसमें पहले से ही कांस्टेंट्स अप्लाई होते हैं. ये कांस्टेंट कि इसके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो इन्हीं सारे कांस्टेंट्स के कारण इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और किसके बराबर हो जाता है, 6 के बराबर. अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के बराबर कैसे आया उसे हम लेके चलते हैं. तो सपोज मैं एक ऐसा सिस्टम लेके चल रही हूँ जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं और इसे हम आगे 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल सभी के लिए करके देखेंगे. तो सपोज यहाँ पर मैं मान के चल रही हूँ कि कोई भी रिजिड बॉडी है और उसमें हमने अलग से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया है कि वो स्पेसिफिक वे में ही मोशन करे, वो स्पेस में किसी भी तरीके से मोशन कर सकता है. ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्टिकल्स हम मान के चल रहे हैं 1 2 3. ठीक है, और क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो सारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो r12 है, ये है r23 और ये है r13. ठीक है, तो इसमें 3 कांस्टेंट हमारे आ जाएंगे. क्या क्या कांस्टेंट आ जाएंगे, r12 इक्वल टू c12, r23 इक्वल टू c23 और r13 इक्वल टू c13. तो इस तरीके से 3 कांस्टेंट इसमें अप्लाई हो गए. अब इसका अगर मान लो ये तीनों को जो पार्टिकल है वो फ्री होते तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता, तो एक पार्टिकल के लिए 3 होते हैं, तो 3 पार्टिकल के लिए 3 × 3 हो गए 9. ठीक है, और इसमें कांस्टेंट कितने अप्लाई किए हमने, कि 3 कांस्टेंट अप्लाई किए. तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला भले ही हम सेम लगा रहे हैं लेकिन जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग होगा कि हमने रिजिड बॉडी पर कांस्टेंट नहीं लगाया, लेकिन रिजिड बॉडी में ऑलरेडी अंदर में कांस्टेंट होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होता है. तो सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो 9 - 3 6. ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 6. इसी तरीके से एक और लेके चलते हैं हम. सपोज ये 4 पार्टिकल्स रखता है तो क्या होगा, तो सपोज ये पार्टिकल है 1 2, ये है 3 और ये है 4. ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस
रहेगा R12, ये होगा R23, R34 और R14। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं होगा, लेकिन अब ये दोनों भी तो पार्टिकल्स हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। तो इस डिस्टेंस को ले लेते हैं हम R24। सिमिलरली 1 और 3 भी पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको भी हमको लेना पड़ेगा, और ये हो गया सपोज R13। ठीक है, तो कितने कांस्टेंट मिलेंगे, R12, R23, यहाँ हो जाएगा C12, C23, R34, C34, R41, C41, और यहाँ पर R42, C42, और एक और है R13, C13। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कांस्टेंट हमारे आ गए। और पार्टिकल इसमें कितने थे, 4 पार्टिकल थे, तो एक एक पार्टिकल के लिए 3। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, तो 3 × 4 - 6 कॉन्स्टेंट्स, तो हमारा अगेन आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 5 पार्टिकल्स भी लेके चलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन 6 ही आएगा। तो हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी होता है और उसमें मतलब कितने भी हम क्या करें, पार्टिकल्स लेके चले, उसमें कितने भी पार्टिकल लेके चले, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 6 ही आता है। ठीक है, तो हमें अब ये तो पता है कि रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 6 होता है, लेकिन कैसे, वो कौन कौन से 6 इंडिपेंडेंट वे में मोशन कर सकता है, इसे हमें समझना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ एरोप्लेन का। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। तो एरोप्लेन किस किस वे में मोशन कर सकता है उसे हम देखते हैं। तो 3 एक्सिस सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा z एक्सिस, और ये है x एक्सिस। ठीक है, एरोप्लेन यहाँ हम बना लेते हैं। सपोज x एक्सिस के अलाउंग सीधे ये हॉरिजॉन्टल हमारा एक्सिस है और इसी के अलाउंग वो मोशन कर रहा है। तो यहाँ हम एरोप्लेन लेके चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेके चलते हैं। तो जैसे ये जो एरोप्लेन है वो आगे और पीछे मोशन कर सकता है। सपोज ये है फ्रंट एंड बैक। ठीक है, तो फर्स्ट मोशन हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग, आगे पीछे कर सकता है। इसी तरीके से सेकंड मोशन हो जाएगा हमारा लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट मोशन कर सकता है ये। ठीक, और एक अप एंड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशनल मोशन कर रहा है ये, 3 ट्रांजिशंस या फिर ट्रांजिशनल मोशन। ठीक है, और इसी तरीके से 3 एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन भी करेगा। तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन, x एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन और z एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन भी करेगा। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग जो रोटेशनल मोशन होता है इसे हम कहते हैं याल, और y एक्सिस के अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो मोशन रोटेशनल मोशन होता है इसे कहते हैं हम रोल, और z एक्सिस के अलोंग जो रोटेशनल मोशन होता है उसे हम कहते हैं पिच। ठीक है, तो इस तरीके से 3 रोटेशनल मोशन ये कर रहा है, 3 रोटेशनल मोशन। तो इस तरीके से ओवरऑल मिला के ये 3 और 3 मिलके बनते हैं 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6, और ये 3 ट्रांजिशनल मोशन और 3 रोटेशनल मोशन कर सकता है। अब इसमें भी अगर रिजिड बॉडी में मैंने कहा था अभी हमने कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है। सपोज अब अगर हम उसमें कोई कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी रिजिड बॉडी है वो एक सरफेस पर ही मोशन कर सकता है। जैसे कि इसी को हम रिजिड बॉडी लेके चलते हैं और ये इस
बोर्ड के सरफेस पर ही मोशन कर सकता है। तो क्या क्या मोशन करेगा, देखिए ये सबसे पहले ऊपर नीचे जा सकता है, तो सपोज एक्स एक्सिस है हमारा और ऊपर नीचे मोशन कर रहा है। इसी तरीके से ये लेफ्ट एंड राइट जा सकता है, तो सपोज जेड एक्सिस के अलाउंग राइट एंड लेफ्ट जा रहा है। और एक और मोशन कर सकता है, ये रोटेशनल मोशन है ना, ये ऊपर नीचे आगे पीछे और एक रोटेशनल। तो वाई एक्सिस के अलाउंग ये क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन, या फिर इस तरीके समझें कि वाई एक्सिस के अलाउंग ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। वाई एक्सिस कहाँ है, तो इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर सामने की तरफ, ठीक है। तो अगर हम एक रिजिड बॉडी को कहते हैं कि वो एक सरफेस पर ही मोशन करे, तो वो 3 मोशन करेगा, 2 ट्रांजिशन एक्स और वाई, या फिर आप एक्स और जेड जो भी प्लेन ले रहे हैं उनके अलाउंग, और एक रोटेशनल मोशन वाई एक्सिस के अलाउंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।